Hi friends, good evening to all. This is your friend Sagar and welcome back to on YouTube channel Jobs Update Point. समय आ चुका है मॉक टेस्ट 8 के वीडियो लेक्चर का, जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए संडे को कंडक्ट किया गया था। हालांकि कुछ नए व्यूअर सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं उनको डायरेक्टली बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हर सैटरडे संडे को जो है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट और मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं रहती। तो अगर आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मॉक टेस्ट 8 की बात की जाए तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट इस मॉक टेस्ट में देखने को मिली है, क्योंकि अगर इस मॉक टेस्ट के रिजल्ट को अगर मैं कंपेयर करता हूँ मॉक टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के मॉक रिजल्ट के साथ, तो काफी ज्यादा कैंडिडेट जो थे वो मैथ एंड रीजनिंग सेक्शन को स्किप करते थे। बट इस मॉक टेस्ट की अगर खासियत देखी जाए तो हर एक कैंडिडेट ने जो है मैथ एंड रीजनिंग सेक्शन को जो है टच किया है, यानी कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट जो है अब देखने को मिल रहा है हमें। और अगर बात की जाए टॉपर की, तो वीकेंड टॉपर जो थी वो आर्या जी थे और काफी अच्छे मार्क्स जो है उन्होंने लाए हैं, 70 पॉइंट समथिंग जो है उनके मॉक टेस्ट में है आउट ऑफ 80। और अब डायरेक्टली चलेंगे मॉक टेस्ट के वीडियो लेक्चर में, जो कि कुल मिला के 80 क्वेश्चंस हैं और हर एक मॉक टेस्ट के बाद वीडियो लेक्चर जो है मैं बनाता हूं, ताकि हर एक क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए हैं वहां पे स्किप कर दिए हैं उसका आपको पता चल जाए कि कैसे उस क्वेश्चंस को जो है आपको अटेम्प्ट करना था। हालांकि आंसर कीज जो है वो ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं। अब सीधा जो है मेन फोकस मेरा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पे रहेगा। हालांकि कुछ टॉपिक्स जो रहेंगे मुझे डिफरेंट सेक्शंस के, जिन पे मुझे लगेगा कि डीपली बताना है उन पे डीपली बताऊंगा इस लेक्चर में, और जो मुझे लगेंगे डायरेक्टली आंसर बताने हैं तो वो आंसर बताऊंगा। तो चलते हैं इस वीडियो के साथ आगे। और अगर आप मेरे चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे नए हैं, जो अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी जॉब्स नोटिफिकेशंस रहती हैं या फिर सिलेबस प्रिपरेशन रहती है तो वो टाइमली आपको अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए मॉक टेस्ट 8 की, तो पहली सेक्शन जो थी वो थी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, जिसमें पहला क्वेश्चन था हु इज नोन एज द समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के समुद्र गुप्ता किसे कहा जाता है वो पूछा गया था, और इसका ऑप्शन अगर बात की जाए तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी रहेगा। लाल आदित्य मुक्तापिद जो थे वो करेक्ट आंसर थे इसके, और समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर जो है इन्हें ही कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए, व्हेन डिड कल्हान कंप्लीटेड हिज राइटिंग रचित रंगनी। तो रचित रंगनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस है, जिसमें जो हर एक पेपर में जो है मुझे देखने को मिला है। रचित रंगनी जो है बुक वो किसके द्वारा लिखी गई थी, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता था। तो उसका करेक्ट आंसर जो था ऑप्शंस में दिए जाते थे और कल्हान जो था उसका करेक्ट आंसर रहता था। बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कल्हान जो है जिन्होंने रचित रंगनी लिखी है और इसको कंप्लीट कब किया था, तो इसको कंप्लीट किया गया था 1148 से लेकर 1149 तक। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, द नीलम रिवर इज ऑल्सो नोन एज। तो नीलम रिवर को क्या कहा जाता है, नीलम रिवर को जो है वो किशन गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द वैली। तो वैली की जो है फूड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। हालांकि इसमें से देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखी हैं, एक तो जम्मू प्रोविंस की है, 3 जो है वो कश्मीर वैली की है। तो अगर आंसर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बारामूला इज द करेक्ट आंसर। बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट है वैली की, उसमें सबसे ज्यादा जो है फूड प्रोड्यूस किया जाता है। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए, which of the following varieties of silk produced in the union territory of Jammu and Kashmir। तो काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन था और मैं आंसर की भी देख रहा था, वहां पे थोड़ा सा जो है गलत हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मलबरी, एडी सिल्क और तसर, ये तीनों के तीनों जो है तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो है उत्पादन होते हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए स्टेट की, तो वहां पे भी ये तीनों के तीनों जो है आपको सिल्क वेराइटीज देखने को मिलेंगी। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अगर बात की जाए तो ये तीनों की तीनों जो है सिल्क प्रोड्यूसिंग वेराइटीज जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो था आंसर की में वो मलवरी था। बट अगर देखा जाए इसका करेक्ट आंसर तो वो बनेगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस चीज को जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नेम्ड आफ्टर 2 स्मॉल विलेजेस। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी जो है मैंने देखा है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी लेक है जिसका नाम जो है 2 विलेजों के बाद है, आफ्टर 2 विलेजेस है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सनासर लेक, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, द वर्ड गुल मींस फ्लावर। तो गुल जो है उसको गुल कहा जाता है, और गुल जो वर्ड है कौन सी लैंग्वेज का है यहाँ पूछा गया था। तो पर्शियन लैंग्वेज जो है वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है डी ऑप्शन है। देखिए जिन क्वेश्चंस पे मुझे लगेगा आपको आंसर बताना है वो डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, जिसपे मुझे लगेगा डीप थोड़ा सा डिस्कस करना तो उस पर जो है डीपली डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो फिलहाल जो पहली सेक्शन है जो वो चल रही है जम्मू कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, तो डायरेक्टली इस पे जो है क्वेश्चंस के आंसर ही जो है आपको बताना लाजमी समझूंगा। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाएगी, द जीडी मेला इज हेल्ड एनुअली इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जीडी मेला जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होता है अखनूर एरिया के पास, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जीडी मेला जो है हर साल मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था ऑप्शन बी, यानी कि फार्मर किसानों की याद में जो है जीडी मेला मनाया जाता है। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 है,
विच इंडियन वन इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज, तो इंडियन रेलवे जो है वो कब नेशनलाइज हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1951, और इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इंडिया फर्स्ट एरोप्लेन पोस्ट सर्विस वॉज स्टार्टेड विथ मीन, तो भारतीय जहाज पोस्ट सर्विस जो थी वो सबसे पहले कब स्टार्ट की गई थी, तो इसका करेक्ट माफ कीजिए कब नहीं की गई थी, यहाँ पूछा गया है कि कहां से कहां पे स्टार्ट की गई थी, यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन पूछी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इलाहाबाद टू नैनी, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। अंडर विच वेट लिफ्टिंग कैटेगरी डज मीराबाई चानू रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2021, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि मीराबाई चानू जिन्होंने सिल्वर मेडल जो है, अभी आपको पता ही होगा कि सिल्वर मेडल जो है वेट लिफ्टिंग में लिया है और टोक्यो ओलंपिक्स 2021 पे, तो वो किस वेट कैटेगरी में लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 49 केजी वेट कैटेगरी में जो है उनको सिल्वर मेडल जो है वो मिला है। उसी के साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। हु विल बी फ्लैग बीडर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग सेरेमनी में कौन था और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था। ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात की जाए तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम जो थे उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में जो है फ्लैग बीडिंग किया था इंडिया का। और क्लोजिंग सेरेमनी की अगर बात की जाए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है किसने जो है क्लोजिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक्स में जो है फ्लैग बीडर थे इंडिया के, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया जी जो थे वो फ्लैग बीडर थे। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। हु वॉन द फर्स्ट मेडल एट टोक्यो ओलंपिक 2021, तो टोक्यो ओलंपिक में पहला जो मेडल है वो किसके द्वारा जो है निकाला गया है, वो निकाला गया है मीराबाई चानू द्वारा, और ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर रहेगा, और सिल्वर मेडल जो है वो निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 था which Indian wrestler has won gold medal in 73 kg weight category in World Cadet Wrestling Championship 2021, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया और 2 दिन पहले का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में 73 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेने वाला इंडिया का कौन सा रेसलर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से करेक्ट आंसर जो है आपको बताना है। तो उसके करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो प्रिया मलिक जी जो है उन्होंने जो है गोल्ड मेडल निकाला है वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में, तो इस चीज को भी जो है ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ में आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। हु इज द हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, यहाँ पे छोटी सी जो है वो मिस्टेक हो चुकी है, हु इज द लास्ट हिंदू रूलर पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, तो लास्ट हिंदू रूलर जो थे वो थे उदयन देवा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो बिहू जो फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं अपने टाइम की अगर बात करूं, जब मैंने एग्जाम्स क्रैक किए थे तो तब ये एक बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है असम में, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, तो विलियम बेंटिंग थे जो थे वो 1858 तक थे, और 1857 से 58 के बीच जो है वो फर्स्ट गवर्नर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, तो ऑप्शन बी जो डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें अगर, विद विच कंट्री इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर, तो सबसे बड़ा बॉर्डर जो है लंबा बॉर्डर जो है इंडिया किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो वो करता है बांग्लादेश के साथ, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। हालांकि बाकी जो है नाइबर कंट्रीज हैं, इस चीज से भी जो है आप कभी कभी इस चीज से भी जो है क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ा करिएगा, और इसमें भी जो है आपको काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, इसमें आपको जो है पता चल जाता है कि इंडिया की नाइबर कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी हैं ऑप्शंस में। उसी के साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है कौन सा नेशनल पार्क लोकेट किया गया है। आंसर की अगर बात करें, आई थिंक कैंडिडेट्स के मैसेजेस आए थे, क्यूरी थी कि सर इसमें जो है हेमिज नेशनल पार्क नहीं आएगा, ऑल ऑफ द अबव जो है शायद आंसर की में डाला था मैंने, आंसर की जो है इसको नहीं ध्यान दिया, तो इस चीज को देख लीजिएगा। बट अगर हेमिज नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये अगर क्वेश्चन जम्मू कश्मीर स्टेट के अकॉर्डिंगली पूछा जाए तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, बट अगर यूनियन टेरिटरी की द्वारा पूछा जाए तो इसमें से ऑब्वियसली 2 ही आएंगे, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और ढांचीगम नेशनल पार्क आएगा, क्योंकि हेमिज नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है, वो आपकी ले डिस्ट्रिक्ट लद्दाख डिस्ट्रिक्ट अलग बन चुकी है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, तो उसको जो है आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो है कंक्लूड नहीं कर सकते। बट इस तरह का अगर इस क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से पूछा गया है और जम्मू कश्मीर स्टेट से जो है क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें हेमिज नेशनल पार्क आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए ऑप्शंस की तो
किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ही है, यानी कि एक जो है सिंगल सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। दाचिगाम्बी नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का नेशनल पार्क है। हेमिस की बात की जाए तो लद्दाख में चल चुका है, और ऑल ऑफ द अबव 4 ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहता है इन क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट रामबन इज सिचुएटेड इन द राइट बैंक ऑफ, तो डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है वो किस नदी के जो है बैंक पे है, तो चिनाब इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे सेक्शन आती है हमारी कंप्यूटर, और कंप्यूटर सेक्शन का पहला क्वेश्चन था, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट एंड अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म, तो ड्राइंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट और इमेजेस को जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको स्कैनर कहा जाता है, और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फार्मूला इन एक्सेल वी मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज, देखिए कभी भी आपने एक्सेल में काम करना हो तो कोई फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे पहले इक्वल्स टू यूज किया जाता है। आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, बिकॉज सभी आप जूनियर असिस्टेंट हैं, जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन रहते हैं इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो कभी भी आपको एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाना हो तो सबसे पहले जो है आपको इक्वल्स टू लगाना होता है, तो इक्वल्स टू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 माफ कीजिए 2 का जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड, तो स्टोरेज लोकेशन में जो है डेटा को पुट करना उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं राइटिंग, और स्टोरेज लोकेशन से जब आप डेटा देखते हैं तो उसको रीडिंग कहा जाता है, तो राइटिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, तो स्टैटिक भी और नॉन वोलेटाइल भी जो है मेमोरीज बताइए कौन सी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है, कैश मेमोरी तो चलो ठीक है स्मॉल टाइम के लिए और स्मॉल मेमोरी जो है स्टोर करके रखती है, बट यहाँ पूछा गया नॉन वोलेटाइल जो कि कभी खत्म नहीं होती, यानी कि अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है या हैंग भी हो जाता है वो मेमोरी जो है कभी भी आपकी इरेज नहीं होगी, तो वो कौन सी मेमोरी होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी तो होती है, बट यहाँ पे स्टैटिक जब पूछा गया है, स्टैटिक वर्ड यूज किया गया है, इस चीज पे जो है आपको ध्यान देना है। कभी आप, क्योंकि मेरा अगर वीडियो लेक्चर की बात करूँ तो मेमोरीज पे पूरा लेक्चर है मेरा, और उस पर आप जो है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सब बता रखा है मैंने आपको वहाँ पे। तो कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल देखते हैं, भैया रैम तो वहाँ पे वोलेटाइल था, नॉन वोलेटाइल सेकेंडरीज मेमोरीज से, तो हमें सीधा नॉन वोलेटाइल वर्ड देखना है और सेकेंडरी मेमोरी में क्लिक करना है। बट जब आपको स्टैटिक पूछा जाए, स्टैटिक वर्ड साथ में लग चुका है, तो स्टैटिक के लिए हमेशा जो है रोम रहती है, जिसकी एब्रीविएशन जो है वो रीड ओनली मेमोरी रहती है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी रोम। और देखिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस तरह से क्वेश्चन डाल सकती है मेमोरी में, रैम रोम की एब्रीविएशन पूछ सकती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी आपको पता होना चाहिए अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर देख रखे हैं। अदरवाइज आपको मेमोरीज के यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 GB इज इक्वल टू हाउ मच MB एंड 1 TB इज इक्वल टू हाउ मच GB, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देख लें। हालांकि 7 मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन डाल चुके हैं हम पिछले मॉक टेस्ट में, तो बार बार रिपीट करना मुझे जो है अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो मेरा जो टारगेट है कम से कम आपके 20 या 25 मॉक टेस्ट लेने का, जिसमें आपको कुल मिला के 1600 से 2000 क्वेश्चन जो है एग्जाम से पहले यहाँ पे अटेम्प्ट करवाने का, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे तो गिनती जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो उस चीज का जो है मैं ध्यान रखता हूँ, इसलिए वापस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता हूँ। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं वो मेरे पुराने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वेबसाइट में सभी के सभी अवेलेबल रहेंगे। उसी के साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, ALU एंड CU, तो यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ALU और CU से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी एब्रीविएशंस पूछी जाती हैं। तो ALU की एब्रीविएशन रहती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट की CU की रहती है कंट्रोल यूनिट, जो यहाँ लिखी गई है। और इसमें भी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस तरह से कि जो CPU की 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली, ALU और CU, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। पूछा जाता है कि ALU की जो है ALU किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है CPU में, तो अर्थमेटिक लॉजिकली जितने भी जो चीजें रहती हैं सिस्टम्स में, उस कंप्यूटर में, उसके लिए जो है ALU रिस्पॉन्सिबल रहता है, और जितने भी कंट्रोल यूनिट्स रहते हैं तो उसके लिए हमारा CU जो है वो रहता है रिस्पॉन्सिबल। सो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाएंगे। बट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए, यहाँ पूछा गया था ALU एंड CU जॉइंटली नोन एज, तो ALU CU जब मिल जाते हैं उसको जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, यानी CPU इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है। जब इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं और आपको कभी नेगेटिव मार्किंग का भी डर है, तो पहले क्या करिए, ऑप्शन देखिए। चलो ऑप्शन देखने के बाद देखिए कि क्या वो ऑप्शन में से कितने आपको आते हैं और कितने पता आपको कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। जितने नहीं पता होंगे तो आपको जो है एवरेज कम होनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति शो टीवी शो है, काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ने देखा होगा, तो उस पर क्या किया जाता है कि लास्ट जाके आपको लाइफ लाइन्स दी जाती हैं 50-50 की। 2 जब कम हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी 2 की बचती है, 2 में से एक जो है अगर आपको जितनी भी लगता है श्योरिटी इस पे है दोनों में से, तो कहीं ना कहीं आपको जो है उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूछा गया कि कौन सी इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। MS एक्सेल की बात की जाए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये MS ऑफिस की टाइप है, तो ऑब्वियसली कि ये जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है।
बेसिक की बात की जाए तो ये लैंग्वेज है बेसिक, यानी सी लैंग्वेज जो है आपकी बेसिक है। और उसी के साथ में बात की जाए कोबल की, तो कोबल भी जो है एक लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस भी जो है लैंग्वेज है, जिसे सीपीपी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो लैंग्वेज नहीं है, यानी एमएस एक्सेल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जॉयस्टिक टिपिकली हैव अ बटन ऑन डैश दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जॉयस्टिक में जो है एक बटन रहता है उसके टॉप में, जो कि यूज किया जाता है पॉइंट किसी भी कर्सर को जो है पॉइंट करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, डैश कीज और रिप्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। तो अपने कीबोर्ड को देख लीजिए और पता चल जाएगा आपको कि सबसे पहले कौन सी रो चलती है आपके कीबोर्ड में। तो अगर लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स देखिए, कुछ भी चीजें देखिए, F1 से लेकर F12 तक जो आपकी फंक्शंस की रहती हैं, कुल मिला के 12 फंक्शन की रहती है हमारे कीबोर्ड पे या कीपैड पे, जिसपे भी आप लैपटॉप यूज करें तो लैपटॉप देख लीजिए। तो फंक्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हर एक कीबोर्ड की पहली रो की बात की जाए तो फंक्शन कीज रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द डिवाइस प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपीज। तो हार्ड कॉपी जो भी कोई डिवाइस रहता है तो वो प्रिंटर रहता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टी टास्किंग ट्रूली। तो मल्टीटास्किंग का मतलब रहता है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम एक टाइम पे रन करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंप्लीमेंट नहीं करता मल्टीटास्किंग। तो वो रहता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी MS DOS। इन चारों ऑप्शनों में डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 1950 में डेवलप किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ। तो इनमें से जो है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम कौन सा है। तो एसेसरीज, पेंट, वर्ड। तो पेंट एक खुद सिंगल प्रोग्राम है, वर्ड एक सिंगल प्रोग्राम है, एसेसरीज जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जब पूछा गया है तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है एसेसरीज का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। तो HTML जो है हमेशा वेब पेजेस के लिए यूज किया जाता है। वेबसाइट के वेब पेजेस देखते हैं वो HTML के थ्रू बने होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। इस चीज को जो है अच्छे से देख लीजिएगा, HTML बहुत ईजी है, और इसमें कभी कभी एब्रिविएशन पूछी जाती है, जो कि इसकी एब्रिविएशन रहती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस चीज को जो है ध्यान रखिएगा, इसकी एब्रिविएशन भी जो है वो पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। तो ARPANET आपने नाम सुना ही होगा। तो ARPA जो है, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ARPANET एक कंपनी है जिसने जो है इंटरनेट जो है ओरिजिनली जो है वो बनाया था। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पे भी यही पूछा गया था कि द इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। कौन सी एजेंसी का जो है सबसे पहला प्रोजेक्ट था। तो ARPANET जो यानी कि ARPA कंपनी का जो है सबसे पहला प्रोजेक्ट था। उसी के साथ में बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर टू द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। तो इसको जो है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डाउनलोडिंग। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। तो देखिए बहुत से तरीके होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को स्टार्टअप करने के। यहाँ पे जिस तरह बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें गलती क्या है। देखिए पहला भी ऑप्शन हो सकता था, बट पहला क्यों नहीं किया गया। जब भी आप क्लिक ऑन स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोग्राम में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको जो है MS ऑफिस में जाकर MS पावर पॉइंट मिलता है, यानी एक स्टेप यहाँ पे कम था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है सही। एच हाल्ट कंट्रोल एच हिट कंट्रोल R, यानी कि कंट्रोल R दबाइए, रन आपके सामने रन एप्लीकेशन खुल जाती है। देन टाइप p.exe एंड इंटर। तो इस तरह से भी जो है खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते इस तरह से, क्योंकि p पॉइंट जो है वो माफ कीजिए एब्रीवेशन नहीं रहती, माफ कीजिए इसकी एक्सटेंशन नहीं रहती है पावर पॉइंट की, .pptx रहती है। तो उस तरह से भी जो है नहीं खुलेगा। थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे, क्लिक स्टार्ट पे क्लिक करें और रन करें, टाइप करें पावर पॉइंट। यानी पावर पॉइंट जो है जब आप टाइप करते हैं और इंटर करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी पावर पॉइंट की विंडो खुलती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज द लिमिट ऑफ। तो पुराने माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल की अगर बात की जाए तो रोज होती थी 256 और कॉलम्स होते थे 65,536। बट 2019 की एक्सेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 16,384, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था HTTPS। तो HTTP तो सबने सुना होगा, बट यहाँ पे S भी पूछा गया है। तो सिक्योर के लिए जो है यूज किया जाता है इसको, मतलब सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे HTTP की अगर बात की जाए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एब्रिविएशन रहती है इसकी, और जो एक प्रोटोकॉल रहता है। बट HTTPS की बात की जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो है इसका करेक्ट आंसर रहता है, यानी कि एब्रिविएशन जो है दे रहती है। तो ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। तो कंप्यूटर माउस जो है डॉगलस एल्जरबर्ट के द्वारा जो है वो बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम। तो
मैक्सिमम टाइम, ज्यादा टाइम जो है कौन सी मेमोरी जो है रिफ्रेश करनी पड़ती है पर सेकंड होती है पर सेकंड, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो रहता है डायनामिक रैम, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा आपका। आगे सेक्शन आती है आपकी मैथमेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके लिए मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ। तो सम ऑफ, पहला क्वेश्चन था द सम ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 300। तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, कुछ ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या करना है। देखिए, ऑड नंबर और इवन नंबर, दो तरह के नंबर रहते हैं हर एक नंबर सिस्टम में। अगर सपोज करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि 10 अगर आपको कोई डिजिट दे रखे हैं और 10 डिजिट में, देखिए अब मैथमेटिक्स आ गई तो डीप फोकस दूंगा, हर एक क्वेश्चन पे चाहे 5 मिनट लूंगा बट डीपली समझाऊंगा, तो ध्यान पूरा रखना है यहाँ पे। तो अगर सपोज मैं आपको कोई नंबर देता हूँ कि 10, 1 से लेकर 10 गिनती है, और इसके बीच आप जो है मुझे ऑड नंबर बताए या इवन नंबर बताएं कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, फटाफट काउंट कर लेंगे, 2 4 6 8 10, यानी सर 5 जो है वो इवन नंबर है, 1 3 5 7 9, 5 जो है ऑड नंबर है। यानी प्रोबेबिलिटी क्या रही, अगर 10 नंबर है तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना बन जाएगा, 5, यानी 5 इवन 5 8। सेम एज द केस विद 100, अगर मैं आपको कहता हूँ 1 से लेकर 100 गिनती है और इसके बीच बताइए मुझे कितने ऑड नंबर हैं, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 50, यानी 50 ऑड नंबर है और 50 इवन नंबर है। देखिए ना, हर एक इवन नंबर के बाद हर एक ऑड नंबर आता है, यानी जितने इवन नंबर होंगे उतने ही ऑड नंबर होंगे किसी में। लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ 1000 नंबर्स दे रखे हैं 1 से, इसमें मुझे बताइए इवन नंबर कितने हैं, तो सिंपल है, आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि दो ही तरह के नंबर रहते हैं, इवन या ऑड। तो 2 से डिवाइड करेंगे 500 आ जाएगा, तो 500 इज द एग्जैक्ट आंसर। सेम एज द केस हियर, यहाँ पे पूछा गया था कि सम ऑफ ऑड नंबर अप टू 300। तो कैंडिडेट्स के लिए तो सबसे बड़ा पहाड़ ये बन गया कि भैया 1 3 5 7 इधर से लेकर 300 तक कब काउंट करूंगा, तो इट विल कंज्यूम माई टाइम। तो सबसे पहला ट्रिक क्या है कि इसको डिवाइड करें 2 से, क्योंकि दो ही तरह के नंबर्स रहते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 150। अब 150 आपको ऑड नंबर मिल गए हैं, तो कभी भी ना नंबर्स का सम करना हो ना तो n का स्क्वायर रहता है, यानी कि नंबरों का स्क्वायर रहता है, तो 150 का स्क्वायर करोगे तो उसका जो है सम निकल जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था नंबर ऑफ ऑड नंबर अप टू 300, जो कि 300 डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि इवन और ऑड नंबर रहते हैं, दो ही तरह के नंबर रहते हैं। तो 150 जो है वो करेक्ट आ गया, यानी 300 नंबर, 1 से लेकर 300 नंबर तक अगर आप जाते हैं तो 150 नंबर जो है वो ऑड आते हैं। 150 नंबर्स ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड रहती हैं। अब सम ऑफ एन ऑड नंबर, तो जब आप सम करते हैं इन सभी नंबर का, जो एज पर द क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो फॉर्मूला रहता है एन का स्क्वायर, यानी 150 का स्क्वायर करेंगे तो जनाब वो बन जाता है 22,500 रुपए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी 22,500 रुपए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, और कैंडिडेट डर जाते हैं, मुझे पता नहीं है, ट्राई बिल वैसे अटेम्प्टेशन है इस बार, मैं नहीं कहूंगा ऐसा कि ट्राई नहीं करते, क्योंकि अटेम्प्टेशन काफी है इस बार मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमंग अदर्स। तो बताइए इनमें से बड़ा कौन सा है। तो आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स और मेडिकल वाले कैंडिडेट्स, मैं आपको हमेशा क्यों टारगेट करता हूँ, क्योंकि आप मैथमेटिक्स छोड़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे भैया स्क्वायर रूट आ चुका है, तो सबसे बड़ा पहाड़ तो एक स्क्वायर रूट दिख रहा है, और उसके बाद 0.1 का स्क्वायर आ चुका है यहाँ पे। तो भैया 1 का स्क्वायर तो चलो ठीक है 1 इंटू 1 कर देंगे, 2 का स्क्वायर भी चलो 2 इंटू 2 4 कर देंगे, बट 0.1 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, भैया जो कंफ्यूजन है इसको स्किप करो। तो इस तरह की, मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जब हम भी पढ़ते थे और कई बार इस तरह से क्वेश्चन नहीं हम करते थे तो हम स्किप कर जाते थे, और यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी पेपर में भी, अगर मैं आपको वो CSB की फाइल दिखाऊं तो काफी ज्यादा कैंडिडेट्स गलत कराए हैं और कुछ ने छोड़ भी दिया। तो इसका करेक्ट आंसर कैसे निकालता है वो देख लीजिएगा। देखिए छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, स्क्वायर ही रूट को काटता है, तो यहाँ पे 0.0004 है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 रहता है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट देखते हैं तो 0.0002 रहता है। सेकंड टर्म जो ऑप्शन में दे रखी थी वो दे रखी थी, क्या दे रखी थी, देखिए रूट ऑफ 0.0121, तो 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 रहता है। तो बताइए जी 0.0121 का जो है अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो वो बनता है 0.011। उसी के साथ में 0.1 का स्क्वायर था, तो 0.1 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 2 से करें 3 से करें वो 0.1 ही आएगा। उसी के साथ में फोर्थ टर्म थी 0.12। तो अब आपको पूछा गया था कि बताइए सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो इन चारों में सबसे बड़ी तो 0.12 ही है ना, क्योंकि ये देख लीजिए 0.0002 दूर है, 0.001 थोड़ा सा अंदर है, 0.1 और अंदर है, और 0.12 जो है 2.01 से ऊपर है। तो इसका मतलब लार्जेस्ट जो है वो ऑप्शन डी था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड। कोई एक एग्जाम हुआ, सपोज करिए आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, 35% बच्चों ने जो है वो एग्जाम पास किया और 455 बच्चे फेल हो गए। तो बताइए कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्जाम में। देखिए 35% बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट का पेपर क्रैक कर दिया और 455 बच्चे फेल हो चुके हैं, तो अब आपको बताना है कि टोटल बच्चे आए कितने से एग्जाम में। तो देखिए कैसे निकलेगा। मैं मान लेता हूं कि जो एस कोई नंबर है, एस बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एग्जाम, एस जो है वो सारे बच्चे हैं जितने एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं।
तो मतलब क्या बनेगा, देखिए 35% बच्चे जो है वो पास किया जिन्होंने, और 455 फेल हुए, यानी कि 100 में से 35% ने पास किया तो 65% बच्चे फेल हुए, यानी 65% जो है वो इक्वल है 455 के। तो मैंने क्या किया, 65% ऑफ एस, यानी कि सभी बच्चों में 65% बच्चे जो है वो इक्वल रहेंगे 455 के। तो बस कुछ नहीं है, 65% के लिए नीचे डिवाइड से 100 कर लीजिए परसेंटेज के लिए, मल्टीप्लाई बाय एस इज इक्वल टू 455, 65 एस ये 100 है, इक्वल टू के वहां पर इक्वल टू के साथ जाकर जो है क्रॉस करेगा जब, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 455 इंटू 100 45,500 बनता है। और एस जब यहीं पे रहेगा 65 इसके डिवाइड में आता है, तो 65 वन जा 65, 65 7 जा 455 यानी 455, तो 455 कट जाएगा और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लीजिए, 700 जाए, यानी 65 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 700 में, तो वो बनता है 45,500 रुपया। और 45,500 जो था वो यहाँ पे जो था 700 जो था वो करेक्ट आंसर था, कि 700 बच्चे जो हैं उन बच्चों ने जो है टोटल एग्जाम में जो है अपीयर हुए हैं। क्योंकि अब देख लीजिए एक बार फिर से, 65% बच्चे जो है वो फेल हुए हैं, 65% जो है वो 455 के इक्वल रहेगा, और 65 को जब आप डिवाइड करते हैं 100 से, तो परसेंटेज को हटाने के लिए तो वो 455 बनता है, और 65 एस डिवाइडेड इज इक्वल टू 455, जब 100 आपका जो है इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होकर जे बन जाएगा, और एस की वैल्यू जो है निकल जाएगी, यहाँ पे एस की वैल्यू जो है 700 है, यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जाम में वो हुए हैं 700 बच्चे। तो यहाँ पे 700 है, तो 400 में से जब आप माइनस कर लेंगे 455, तो आपको पता चल जाएगा 35% बच्चे जो जितने पास हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे ये भी पूछा जाता कि जो पास हुए हैं 35% उनकी भी बताइए कि वो कितने बच्चे हैं टोटल, तो कुछ नहीं करना था आपको, 700 में इतना निकालने के बाद जो है आपको 700 से माइनस कर देना था 455, और जो आंसर बचता यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो 245 आंसर बचता, और 245 बच्चे जो थे वो थे जो अपीयर हुए थे जूनियर असिस्टेंट में। तो इस चीज को जो है समझ लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना था। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो रहेगा 700। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इफ A is equal to P% of Q, B is equal to Q% of P, then which of the following statement is true? तो जब इस तरह की सिचुएशन और इक्वेशन दी हो ना, तो इक्वल्स टू ही होता है हमेशा। और मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए P% of Q मतलब P डिवाइडेड बाय 100 इंटू Q, डिवाइडेड बाय 100 क्यों लगा, क्योंकि परसेंटेज हटानी थी मुझे। सेम इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 100 इंटू P। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, अगर सपोज कर दीजिए P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 4 पुट कर लीजिए, जो कि मैंने खुद से की है, तो करिए 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा 0.02 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.08। सेम एज द केस हेयर, जिसमें Q डिवाइडेड बाय P इंटू 100, तो Q की वैल्यू मैंने 4 मानी थी, 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 0.04 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बनेगा 0.08। तो यानी दोनों में कोई भी वैल्यू पुट करे आंसर सेम आएगा, तो इसका मतलब दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल्स हैं, और इसका करेक्ट आंसर जो था वो ऑप्शन डी था 4th का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 18 इज द मीन ऑफ 5 स्टूडेंट, तो यानी 5 बच्चों का जो है मीन जो है 5 स्टूडेंट्स का वो है 18। व्हाट शुड बी द एक्सक्लूड नंबर इफ द एवरेज बिकम 16 आफ्टर एक्सक्लूडिंग नंबर। तो बताइए कि किस नंबर को अगर कौन सा नंबर होगा जिसको हम एक्सक्लूड करें, जिसमें एवरेज जो है 18 से 16 हो जाए, यानी एवरेज जो है वो 2 कम हो जाए। तो अब देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि मीन से जब आप जाते हैं किसी भी टर्म का तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपने कोई नंबर ले लीजिए x जो कि है, और मीन उसका जो है 18 दे रखा है 5 बच्चों का, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या बनेगा 18 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 90। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, देखिए मीन मीडियन मोड ये चीजें आपने पढ़ी हैं 8th क्लास में, 6th क्लास में, 5th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उधर मत जाइए, यहाँ पे देखिए, क्योंकि बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, वहां जाएंगे तो लंबे में घूमते रहेंगे। जब भी आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी हो तो आप मीन को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, आपकी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाती है। तो सेम एज द केस हेयर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए 5 बच्चों का जो है मीन 18 दे रखा था, तो 5 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 बन जाएगा जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5 बच्चों की जो है नंबरिंग को टोटल करके 90 वैल्यू आती है, जी हमें क्लियर हो चुका है। उसके साथ में पूछा गया था इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर हम किसी एक नंबर को निकाल दें तो 9 मीन वैल्यू क्या बन जाएगी 16 बन जाएगी। ठीक है, एक बच्चा निकाल देंगे तो बच्चे पीछे कितने रह जाएंगे, 4 बच्चे रह जाएंगे 5 में से, और पहले वैल्यू 18 थी, अब क्या होगी 16, तो 4 को मल्टीप्लाई करिए ना 16 से तो 64 बनता है। तो 90 से 64 निकालेंगे तो जो एक बच्चा निकल गया उसकी क्या वैल्यू रहेगी 26। 90 से 64 निकालेंगे यानी 5 बच्चों की ऑब्जर्वेशन से 4 बच्चों की ऑब्जर्वेशन निकाल देंगे जब आप, तो 26 आंसर बचता है, और 26 आंसर जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इफ विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर कवर्स हाफ डिस्टेंस एंड रिमेनिंग, यानी कि बताइए स्पीड किसी जर्नी की जिसमें 6 किलोमीटर पर आवर पे जो है आधा सफर तय किया और
3 किलोमीटर पर आवर पे आधा सफर तय किया है। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब अगर आपने 10 किलोमीटर जाना था तो 5 किलोमीटर आप चले हैं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 5 किलोमीटर चले हैं आप 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो बताइए एवरेज क्या होगी, यानी कि आपका कुल मिला के टोटल निचोड़ क्या बना है टोटल, तो वो देख लीजिए कैसे निकलेगा। बहुत से क्वेश्चन इस तरह के जो है मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व करवाए हैं। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला रहता है जो है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। एक्स और y जो है आपकी दो जर्नीज रहती हैं। तो सेम अप्लाई करिए 2 इंटू 6 इंटू 3 यानी 6 दूने 12 12 36 यानी 6 2 12 12 3 36 तो 36 आ जाएगा और 6 प्लस 3 9 सो 36 डिवाइडेड बाय 9 9 1 9 9 4 36 विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर और स्पीड जो है एवरेज रहेगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद कर लीजिए, जिंदगी में जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इससे पहले जो है ट्रिक्स में किस तरह के क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है जेकेएसएसबी में। किलोमीटर्स में आपको जब मिनट में कन्वर्ट करना हो तो ऑलरेडी मैंने बताया किस तरह से करना है। जब मिनट से किलोमीटर में करना है वो कैसे करना है तो आपको पूरा बता रखा है पिछले लेक्चर्स में। लेक्चर मेरे वॉच करिए और चलते चलिए, हर एक टॉपिक के जो है कंफ्यूजन दूर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अ ट्रेडर मार्क्स द एसपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ट्रेडर ने मार्क किया सेलिंग प्राइस किसी ऑब्जेक्ट का 20% प्रॉफिट के साथ। कंसिडरिंग द डिमांड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही फर्दर इंक्रीज, जिस तरह से डिमांड बढ़ती रही तो उसने क्या किया, प्राइस को जो है 10% जो है फिर से बढ़ा दिया, यानी पहले 20% प्रॉफिट जो है के अकॉर्डिंगली सेल किया और उसके बाद 10% और बढ़ा दिया। तो बताइए फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ उसको, तो देखिए कैसे निकलेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, भैया 20% पहले हुआ 10% अभी हुआ तो कुल मिला के 30% हो गया। तो देखिए भैया 20% के ऊपर 10% हुआ है, यानी कि पहले जो 100% में उसको 20% हुआ वो 120 बना, बट अब 120 के ऊपर 10% बना है उसको। तो इसमें जो है थोड़ी सी वैल्यू चेंज रहती है। इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी डालती है, इसमें काफी ज्यादा कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस थी, जो सपोज करिए कॉस्ट प्राइस किसी ऑब्जेक्ट की 100 रुपए है। देखिए 100 क्यों लेते हैं 100 क्यों लेते हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि कभी भी हमें 5% 3% दिया तो हमें आसानी रहती है। 100 में 3 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं 6 भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी एबिलिटी में है कि आप कितनी कैलकुलेशन अच्छे से जानते हैं। बट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 100 ही लिया करें, क्योंकि एकदम आसानी रहती है। 100 में हमें 5 ऐड करने हो 6 करने हो लेस करने हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या था पहले 20% प्रॉफिट में, यानी 100 में 20% कितना हो गया 120%। 120 डिवाइडेड बाय 100, 100 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस जो पीछे से लाया। सेलिंग 120% में, यानी यहाँ 20% मुनाफा और फिर से जो है 10% मुनाफा। तो भैया कुछ नहीं करिए, 100 मल्टीप्लाई 120 करिए और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 110 के साथ। आई थिंक 132,000 समथिंग फिगर बनेगी, उसको डिवाइड कर लीजिए 10,000 से, एक्जैक्टली फिगर बन जाएगी 132। तो 132 जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सेंटेंस पूछी गई है। तो इसका अगर देखा जाए यहाँ पे 132 आता तो 132 की जब आप परसेंट 132 टोटल जो है उसने सेल किया है, बट उसको मुनाफा पूछा गया था कि कितना परसेंट में मुनाफा। यहाँ पे ये देखिए मैंने इस चीज को नहीं देखा कि टोटल फाइनल प्रॉफिट परसेंट पूछा गया, कि टोटल परसेंट नहीं पूछा गया। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए टोटल 100 जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको माइनस कर लीजिए 132 से और परसेंटेज निकाल दीजिए। 132 माइनस 100 करेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 32%। तो 32% जो है उसको मुनाफा हुआ, यानी 100 रुपए की आइटम थी अगर तो उसने 132 रुपए में बेची है और उसको कुल मिला के जो है लास्ट फाइनल प्रॉफिट जो है 32 रुपए का हुआ है। तो अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 से कर लीजिए, तो डिवाइड मल्टीप्लाई 100 से करने के बाद जो है परसेंटेज आप निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर की, तो उसको जो है 32% मुनाफा हुआ है। उसके साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। When a man sold an article for rupees 540, तो कोई आर्टिकल जो है किसी बंदे ने बेचा है दुकानदार ने 540 रुपए का। He made a loss of 10%, तो उसको 10% लॉस हुआ है। At what price should he sell it so that it incurs a loss of 5%, तो किस प्राइस में जो बेचे जो कि उसे इनकर्स हो जाए लॉस जो है वो 5% का। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस है जो 540 है, जो कि 10% लॉस हुआ है। तो जब भी लॉस रहता है वो हम नीचे लिखते हैं, आपको बताइए 100 डिवाइडेड बाय 90। इस टर्म को जो है पुराने क्वेश्चनों में जितने भी मॉक सेक्शंस रही हैं उसमें मैं इस तरह से लिखता था, तो इस तरह से देख लीजिए इस टर्म को। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेलिंग प्राइस, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस चीज को देख लीजिए। देखिए 540 इंटू 100 बाई 90, आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं अगर 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 540। ये इस तरह से लिखा है क्योंकि हर सेक्शन में हर मॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया कि जब लॉस होता है उसको नीचे लिखे, प्रॉफिट वाले को ऊपर लिखे। तो सेम अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो प्रॉफिट था तो हमने इसलिए जो है प्रॉफिट को ऐड करके ऊपर लिखा था, बट यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 40, 91 या 90, 96 या 540, तो 540 6 इंटू 100 टू 600। उसी के साथ सेलिंग प्राइस जो है अब 5% जो है लॉस इनकर्स करना है, तो 600 जो है हमारा सेलिंग प्राइस था जो हमने बेचा था। इसको जब आप 5% लॉस इनकर्स करने के लिए करेंगे, यानी कि 90% पहले था और 95% हो जाएगा। अब तो 95% डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 100 से 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 2 जीरो यहाँ से काट लीजिए, 6 इंटू 95 विच इज इक्वल टू 570। तो 570 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो है डी पार्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे।
ए एंड बी कैन डाइव ऑफ ट्रेंच इन 12 डेज। तो ट्रेंच रूल छोड़िए, आप सीधा देसी भाषा में समझिए कि ए और बी ने कोई जो है काम किया है 12 दिनों में इकट्ठे मिलकर, विच ए, यहाँ पे एन अलोन लिखा है बट विच ए अलोन, जो कि ए कोई बंदा है उसने अगर अकेला जो है काम किया है तो वो 30 दिन में किया है। तो अब बताइए सेम काम अगर बी करेगा वो अकेला कितने में करेगा। बस इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यादा वर्ड डीपली मत जाइएगा, इस तरह के क्वेश्चन जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। सिंपल देखिए, ए और बी का एक दिन का काम कितना बनेगा, टोटल काम उन्होंने खत्म किया 12 दिनों में, तो एक दिन का बनेगा 1/12। ए ने अकेले उस काम को 30 दिन में खत्म किया, तो एक दिन का कितना बनेगा 1/30 बनेगा। अब बताइए बी अलोन कितना करेगा, कुछ ना करना है, बी के ए प्लस बी का जो काम है उससे जो है ए का काम को निकाल दीजिए, 1/12 माइनस 1/30 करिए, तो ये बन जाएगा 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 360 विच इज इक्वल टू 18/360। 18 बन जाए 80 और 18 20 जा 360, यानी एक दिन में जो है बी 1/20 डेज जो है काम करता है और टोटल जो काम जो खत्म करेगा वो करेगा 20 दिनों में। तो इसकी अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50%। दो नंबर दे रखे हैं जो कि 20%, 20% और 50% है थर्ड नंबर से। तो बताइए रेशियो क्या रहेगी दो नंबर की, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कोई नंबर मान लेते हैं हम, थर्ड नंबर जो है हमारा एक्स है, तो एज पर द क्वेश्चन बताया गया कि पहला नंबर जो है वो 20% ज्यादा है, तो यानी कि 120 बन जाएगा। अगर एक्स हमारा 100 है तो फर्स्ट नंबर जो है वो 120 बन जाएगा, तो 120 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 100। तो देख लीजिए यहाँ पे सिक्स माफ कीजिए, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 जो यहाँ पे बन जाएगा 100 और 26 जो 120 बन जाएगा, तो 6/5 जो है फर्स्ट नंबर की जो है रेशियो रह जाएगी। सेकंड की अगर बात करें तो 20 और 50 टाइम्स था, तो 150 बन जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 100, 53 जा 150 और 52 जा 100, 3/2 जो है हमारी सेकंड नंबर बन जाएगा। और रेशियो अगर देखें फर्स्ट और सेकंड नंबर की, वो बन जाएगी 6x डिवाइडेड 5 रेशियो 3/2 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे रेशियो पे, 6 2 12, 5 3 15, तो 12 रेशियो 15 बन जाएगी। और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं फिर से जो है प्रोपेशन करते हैं इसकी, तो वो बन जाएगा 4/5, क्योंकि 4 3 12 होता है और 5 3 15 होता है, तो 4/5 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, तो जो कि इसका है। उसी के साथ में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखी थी आपको और इसमें बताना था कि रिवर्स ऑर्डर में अगर हम इसको करते हैं तो लोएस्ट नंबर क्या रहेगा। तो रिवर्स ऑर्डर यानी कि इसका उल्टा करना है, कुछ ना करिए, यहाँ पे देखिए रिवर्स ऑर्डर आरओ जो लिखा गया है ये रिवर्स ऑर्डर है सारे। 535 का उल्टा करें क्या बनेगा, 535 ही बनेगा। 987 का करेंगे बनेगा 789 जो कि इधर लिखा गया है। 229 का करेंगे 922 बनेगा और 406 का करेंगे तो 604 बनता है। 502 का उल्टा करेंगे तो 205 बनता है, तो 205 जो है सबसे लोएस्ट है, तो करेक्ट आंसर जो था वो 205 था, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात, माफ कीजिए 12 की बात करेंगे। यहाँ पे एक लेटर सीरीज से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या चल रही थी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए उल्टा चलते हैं पहले। अगर फर्स्ट लेटर की बात करें, आई से एम में 4 का गैप था, उसी के बाद एम से लेकर ओ में 2 का गैप था। अब एम से लेकर ओ से लेकर जब आप अगली टर्म जो आपको ढूंढ रही है उसके पहले लेटर में जाते हैं, तो 4 का गैप अगर मैं वापस डालूं और 2 का गैप वापस डालूं तो एग्जैक्टली यू आता है, यानी पहले लेटर के लिए कोडिंग चल रही है 2 4 2 4। तो सेम इज द केस 4 को ऐड कर लीजिए, ओ पे जब आप 4 ऐड करते हैं तो बनता है एस। उसी के साथ में सेकंड लेटर देखें, इसमें कोडिंग क्या चल रही है, स्ट्रेटजी देखिएगा, ए के बाद बी यानी 1 ऐड किया, बी के बाद डी यानी 2 ऐड किए और डी के बाद 4 ऐड करेंगे और 4 के बाद 8। तो इस तरह की सीक्वेंस चल रही है कि डबल डबल हुआ जा रहे हैं फिगर्स। तो ए से डबल हुआ, बी बना, बी से 2 गुना और भरा 4, डी हुआ, डी से 4 गुना भरेगा तो वो बनेगा एच, और एच के बाद जो है 8 गुना भर के बनेगा पी, यानी कि डबल डबल जो है टर्म्स होती जा रही है सेकंड लेटर के लिए। थर्ड लेटर की अगर आप थर्ड टर्म की बात करें तो वो आप आगे से पीछे देखिएगा, क्योंकि थर्ड टर्म जो है यहाँ पे नहीं बन पा रही थी। थर्ड टर्म जो है इस तरह से बनेगी, आई में जो है 1 को ऐड करेंगे तो आगे बन जाएगा जे, जे के बाद जो है 6 को ऐड करेंगे वो बनेगा आपका पी, पी के बाद 1 ऐड करेंगे तो बनेगा क्यू, और क्यू के बाद 6 ऐड करेंगे डब्ल्यू। यानी थर्ड लेटर के लिए जो है वो सीक्वेंस चल रही थी +1 +6 +1 +6, यानी +1 +6 +1 +6। और अगर मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट लेटर के लिए जो सीक्वेंस चल रही थी वो चल रही थी +4 2 4 2 4 की सीक्वेंस चल रही थी। सेकंड लेटर के लिए जो है डबल सीक्वेंस चल रही थी पीछे से आगे अगर देखते हैं, और थर्ड लेटर के लिए अगर आगे से पीछे चलते हैं तो 1 6 की जो है उस तरह की स्ट्रेटजी यूज हो रही थी। उसका करेक्ट आंसर जो था वो बनना था सीक्वेंस का SHJ। आप इसको जो है ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आया तो फिर भी बता लीजिएगा, एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो काफी कंबाइन हो चुका है इसलिए आपको शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी। तो अगर आप इसको फिर भी जो है इस पर्टिकुलर वीडियो को रोक के यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, 13 क्वेश्चन जो था वो कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछा गया था।
कुड को जिसमें रिटर्न किया, कुड को लिखा गया है BNTKC, मार्जिन को लिखा गया है QZ, माफ कीजिए LZQFHM। तो बताइए मोल्डिंग को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पे स्टम्प पे स्ट्रेटजी क्या यूज की गई थी, इस पे -1 किया गया था स्ट्रेटजी, यानी कि जो लेटर आपने लिखा गया उससे एक लेटर पीछे जो है वो यूज की गई थी स्ट्रेटजी। तो मोल्डिंग के एक लेटर पीछे जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, आप वीडियो में मेरे रोक के देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसी के साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। कोडिंग डिकोडिंग से फिर से क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और कुछ के काफी ज्यादा गलत भी है। कमल को रिटर्न किया गया है 21413। तो सबसे पहले तो बेचारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो कोडिंग डिकोडिंग में से पहले वाले पेपर जो हमने दिए वहां पे तो कमल को चलो ठीक है जो भी है लेटर्स में ही लिखना था, बट यहाँ पे नंबर्स में लिखा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको पूछे जाते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व करना है वो यहाँ देखिए। तो देखिए कमल हमें दे रखा था और आपको पता है कि टोटल अल्फाबेटिक्स जो है वो 26 हैं, यानी कि उसकी हर एक की नंबरिंग जो है वो की जाती है। तो सेम नंबरिंग असेंडिंग में देखिएगा, डिसेंडिंग में मत देखिएगा। के जो है 11th पोजीशन में आता है, A1 पे आता है, M 13 पे आता है, A1 पे आता है, L 12 पे आता है। कुछ नहीं किया था, इनको सम करिए। 1 + 1 2, 1 का 1 ही रहेगा, 1 + 3 विच इज टू 4, 1 का 1 रहेगा, 2 + 1 इज टू 3, यानी 21,413 जो था वो कमल का कोड था, और एग्जैक्टली कमल का कोड 21,413 था। अब बताइए महल का क्या, तो महल का सेम करिए, कुछ नहीं, उनका जो है पोजीशन निकालिए कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है उनका अल्फाबेट्स में। जैसे M की 13 है, A की 1 है, H की 8 है, A की 1 है, L की 12 है। तो इनको सम करिए और आपका जो है 41,813 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन डी था, जो माफ कीजिए 813 ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स। देखिए डायरेक्शन एंड सेंस से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई जो है वो ईस्ट के एक्स में है और एक्स जो है वो नॉर्थ के, नॉर्थ है जेड के। तो बताइए अगर पी जो है वो जेड के साउथ में है तो वाई जो है वो किस डायरेक्शन में होगा पी से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की। पहला स्टेप था वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको स्टेप में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत आसानी होती है करने में। तो यहाँ पूछा गया था कि बताया गया था कि वाई जो है वो ईस्ट में है एक्स के, तो एक्स जो है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ऑब्वियसली आपको जो है पता होगा इसका डायरेक्शंस का। तो एक्स सपोज एक पोजीशन है, उसका साउथ जो है ऑब्वियसली उसके राइट हैंड साइड में बनेगा। तो माफ कीजिए ईस्ट जो है उसका राइट हैंड साइड में बनेगा, साउथ जो है उसके डाउनवर्ड में बनेगा। तो यहाँ पे ईस्ट पूछा गया था, तो एक्स से जो है वाई ईस्ट में है, तो वाई जो है एक्स के ईस्ट में हमने कर दिया। उसकी साइड में सेकंड स्टेप में पूछा गया था, बताया गया था कि एक्स जो है वो नॉर्थ है जेड के, तो नॉर्थ यानी कि जेड जो है एक्स के डाउनवर्ड में आएगा, तो एक्स के जो है डाउनवर्ड में हमने जेड पुट कर लिया। यानी अब जो आपका नया मैप बना है वो इस तरह से बना है। उसके बाद देखिए थर्ड में आपको बताया गया था कि पी जो है वो साउथ है जेड के, यानी कि जेड यहाँ पे था और पी है जो जेड के साउथ है यानी उसके डाउनवर्ड में है, तो पी यहाँ पे आ गया। तो उसमें आप पूछा गया था कि बताइए कि जेड वाई पी जो है वो वाई के किस डायरेक्शन पे है। तो वाई यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए अगर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट देखते हैं वाई का, तो देखिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जो है, जहाँ वेस्ट साउथ कहिए जहाँ साउथ वेस्ट कहिए, उस डायरेक्शन में जो है वो पी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन डी। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। और राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल। तो घड़ी की छोटी से छोटी घड़ियां होती हैं जो रखते हैं लोग, तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो उसने अपना टाइम पीस है जो वो टेबल पे रखा, वो किस तरह से रखा कि 6 बजे की जो सुई है, यानी कि 6 बजे की जो हैंड है, यानी कि जो छोटी सबसे सुई रहती है हमारी घड़ी में, वो जो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। और अब बताइए कि उस पे 9:15 होंगे, तो मिनट की जो सुई है वो किस तरफ होगी, किस डायरेक्शन में होगी। तो देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे घड़ी बना रखी है आप लोगों के लिए। इस तरह से जो है फिलहाल उसने वॉच रखी है अपनी उल्टी कर, जिसमें नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 6 है, 6 o'clock बोला था तो 6 नॉर्थ की तरफ है, और बाकी जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अब पूछा गया है 9:15, तो 9 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यानी 9:15 यहाँ पे आएंगे। तो 9:15 वाली जो होगी 45 की 9:15 की जो यहाँ पे 9:15 में यहाँ पे इसने पूछा गया है कि 9:15 में जो उसका मिनट हैंड रहेगा, यानी कि मिनट वाली जो सुई रहेगी वो किस डायरेक्शन में रहेगी, तो वो रहेगी यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट जो था वो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन डी था जो वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। पॉइंटिंग आर टू एस। तो यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। एस जो है वो पॉइंट करता है किसी आर को और बताता है कि ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल गर्ल चाइल्ड। मेरे जो अंकल है उसकी लड़की का भाई है जे। तो बताइए आर जो है वो क्या करेगा इससे रिलेटेड। देखिए अगर यहाँ पे अंकल की जगह फादर आ जाता ना तो वो उसका ब्रदर बन जाता, बट अंकल पूछा गया है कि मेरे अंकल की
बेटी का भाई है तो ऑब्वियसली जो है आपका भी कजन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो कजन था। हालांकि कुछ बैंकिंग के स्टूडेंट होंगे अगर यहाँ पे, तो उनको पता होगा कि इस तरह के ट्रिक्स यूज करते हैं हम जब भी ब्लड रिलेशन बनाते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को इस तरह के ट्रिक बनाने नहीं आते, बहुत आसान रहते हैं जी, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको समझा दूंगा टेलीफोनिक की कैसे करते हैं। और इसके बाद इस लेक्चर के बाद में आपको कुछ रेफरेंस दूंगा, क्योंकि बहुत बार हर बार कैंडिडेट पूछते हैं सर बुक बताइए, कौन सी बुक पढ़नी है किस टॉपिक के लिए, तो वो वीडियो के एंड पे जो है मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। एवरेज स्पीड यहाँ पे से क्वेश्चन है आई थिंक, यहाँ जी बिल्कुल देखिए। प्रतीक ट्रैवल 96 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर यूजिंग अ बाइक। तो कोई प्रतीक लड़का है सपोज, वो क्या कर रहा है कि बाइक में 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 96 किलोमीटर यानी 96 किलोमीटर जो है वो सफर तय किया, और 124 किलोमीटर सफर किया 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार में, और 105 किलोमीटर सफर किया 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हॉर्स कार्ट में। तो बताइए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी इंटायर डिस्टेंस की। तो भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सेम फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 डिस्टेंस है यहाँ पे, 96, 124 और 105। करिए इनको सम करने के बाद जो है यहाँ पे आपके बन गया 325 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल टाइम टेकन, तो भैया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे D1 D2 को देख के मत डरिएगा ना, कंफ्यूज होइएगा। क्यों? क्योंकि 3 डिस्टेंस कवर किए हैं, इसलिए D1 D2 D3 लिखा गया है मैंने। तो छोटी क्लासेस में आप सबने सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस है, स्पीड है, बट टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करिए यहाँ पे, डिस्टेंस पास स्पीड करने के बाद 25 आवर्स बन जाएंगे। आप इसको जो है करके देख लीजिएगा, और जब 25 आवर्स बन गए फॉर्मूला अप्लाई करिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि 325 था, डिवाइड करिए 25 से, तो करेक्ट आंसर जो है 13 किलोमीटर पर आवर आपका बन जाएगा। तो आपकी मैथ सेक्शन जो है यहाँ पे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। और 19वें क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो 19वां क्वेश्चन जो है आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से पूछा गया। तो स्टेटमेंट थी प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज इंक्रीजिंग इन मार्केट। तो सब्जियों के दाम जो है वो मार्केट में बढ़ चुके हैं, तो फिलहाल अब तो पेट्रोल के भी बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया था, पहला कंक्लूजन था स्कैरिटी ऑफ वेजिटेबल इज इंक्रीजेस इन मार्केट। तो डर है मार्केट में जो है सब्जी के रेट का बढ़ने का, ऐसा भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि डर है। और सेकंड था पीपल विल नॉट एबल टू अफोर्ड वेजिटेबल। तो ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया कि लोग जो है अब सब्जियां नहीं खरीद पाएंगे, बहुत महंगी हो चुकी हैं, ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया। तो यानी कि ऑप्शन में अगर देखा जाए तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट सेकंड इज वैलिड, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। 20 स्टेटमेंट की अगर बात करें, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि जनरल माफ कीजिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का है। बैड बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट कैन कॉज डिफेम टू बोथ द स्टूडेंट्स एंड द स्कूल इन विच ही इज स्टडिंग। तो किसी बच्चे का बुरा व्यवहार जो है वो डिफेम कर देता है स्कूल को और बच्चों को जो कि पढ़ रहे होते हैं वहां पे। तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया था स्टूडेंट्स शोइंग बैड बिहेवियर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल। तो ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया कि जो बच्चे बैड बिहेवियर, जिनका बैड बिहेवियर है, तो उनको स्कूल से जो है इमीडिएटली रिमूव किया जाएगा, ऐसा भी कुछ जो है स्टेटमेंट में नहीं है। बाय बीइंग स्ट्रिक्ट वी कैन नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। तो ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया है कि स्ट्रिक्ट बनने से जो है हम बच्चों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो सेम इज द केस हियर, यहाँ पे भी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा इस ऑप्शन का। देखिए हर बार पेपर जो है डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा सेट किया जाता है, और उसके बाद जो है मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ता हूँ, आपका आंसर की भी जो है नहीं देखता, क्वेश्चन पेपर पढ़कर जो है आंसर निकाल के जो है आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिएगा, कभी किसी क्वेश्चन में कोई गलती लग जाए मुझसे तो प्लीज मुझे जो है इन्फॉर्म कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि जनरल इंग्लिश सा है। अर्जुन इज अफेयर्ड डैश स्पाइडर्स। तो यहाँ पे जो है प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया, शायद प्रोनाउन से जो क्वेश्चन रहेगा। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि फिलअप्स करने हैं। अर्जुन इज अफेयर्ड डैश स्पाइडर्स। तो अफेयर्ड ऑफ स्पाइडर्स होता है, तो जैसे आप बहुत से गेट्स में देखते हैं लिखा होता है बिवियर ऑफ डॉग्स, तो ऑफ वर्ड कहाँ यूज किया जाता है। तो इस तरह की जो है आपको फिलअप्स में ध्यान देना होता है कि कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है। तो अर्जुन इज अफेयर्ड ऑफ स्पाइडर रहेगा, यानी ऑप्शन ए जो है और डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है शी सफर्स डैश अ हार्ट डिजीज। शी सफर्ड अबाउट अ हार्ट डिजीज नहीं बनेगा, इन अ हार्ट डिजीज भी जो है नहीं बनेगा ग्रामेटिकली। फ्रॉम अ हार्ट डिजीज, तो जो लड़की है वो सफर कर रही है दिल की बीमारी से, तो फ्रॉम जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। द बॉय लॉफ्ट एट द बेगर। तो एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो द बॉय लॉफ्ट एट द बेगर, तो जो एक भिखारी है उस पर जो है कोई लड़का हंस रहा है, तो इसका जो है आपको बनाना है पैसिव। तो यहाँ पे दिया गया है द बॉय वॉज लॉफ्ट बाय द बेगर वॉज लॉफ्ट बाय द बॉय, द बेगर वॉज लॉफ्ट एट बाय द बॉय। जो है जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले
पास्ट इंडेफिनिट जो है सेंटेंस यूज किया गया है, इसको जो है पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना होता है, तो यहाँ पे जो है पास्ट कंटिन्यू में चेंज किया गया है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है साथ में यूज की गई है, और साथ ही में एट बाय द बॉय आएगा, क्योंकि डायरेक्टली डायरेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, द गर्ल वर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट करना है, तो गर्ल जो है वो प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पे बताया गया है, द गर्ल वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय गर्ल, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, यानी कि वर्ड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि पास्ट कंटिन्यू टेंस जो यूज किया गया है, इसको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, तो यहाँ पे जो है हैड बीन प्लेइंग बाय द गर्ल्स, हैज बीन प्लेड प्लेइंग। सो बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है एक्टिव पैसिव से, द गर्ल वर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे वर्ड लगा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू में दे रखा है, तो आपने वर्ड बीइंग यूज करना है यहाँ पे, तो गर्ल द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द गर्ल इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि क्रिकेट जो है वो खेला गया था लड़कियों द्वारा, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा। एक तो वर्ब की यहाँ पे देख सकते हैं वॉज के साथ विंग यूज किया गया है, और साथ ही में प्लेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। उसके साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, आइटम्स एंड फ्रेजेस, यानी मुहावरों से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इन माई आईज, तो कहते हैं ना कि मेरी आंखों में मिट्टी मत डालो, तो ऑब्वियसली किसके लिए वो कहा जाता है, वो कहावत जो कही जाती है कि मिसलीड और कंफ्यूज करने के लिए, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। सिनोनिम ऑफ मैसिव, मैसिव मतलब कि बहुत बड़ी अमाउंट में, तो यानी कि यहाँ पे सिनोनिम बताना है, यानी कि उसके साथ जुड़ा हुआ वर्ड बताना है, तो लिटिल उसके अपोजिट वर्ड है, स्ट्रॉन्ग जो है वो मजबूत है, ना कि इस वर्ड का जो है रिलेटेड है, ह्यूज मतलब ज्यादा मात्रा में, और मैसिव का मतलब भी जो है ज्यादा होता है, तो ह्यूज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंटोनियम ऑफ मिलिट्री, तो मिलिट्री ऑब्वियसली की यानी कि फौज वगैरह, तो यानी कि कॉप जो है वो ऑब्वियसली वो भी मिलिट्री में आता है, पुलिस है। उसके साथ में कप जो लिखा गया है, तो ऑब्वियसली ये किसी भी चीज का नहीं है, कुछ भी अपोजिट। आर्मी जो है वो ऑब्वियसली मिलिट्री रहती है, और सिविल जो है वो मिलिट्री नहीं रहते, उनसे अपोजिट रहते हैं, तो सिविल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, यू मस्ट पुट अ स्पेस डैश एवरी कॉमा इन अ सेंटेंस, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पंक्चुएशन से कि भैया आप जो है यू मस्ट पुट अ स्पेस, तो हमें जो है स्पेस पुट करनी होती है एवरी कॉमा इन अ सेंटेंस, तो कॉमे के पहले करनी होती है, या अराउंड कॉमा करनी होती है, आफ्टर कॉमा करनी है, तो ऑब्वियस है कि कॉमा लगाने के बाद हम स्पेस देते हैं और उसके बाद लिखते हैं, तो आफ्टर कॉमा इज द करेक्ट आंसर, यानी पंक्चुएशन के इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच इज द करेक्ट होमोफोन ऑफ अल्टर, तो बहुत बार पेपर में आया हुआ है, अल्टर का जो है ALTER रहता है, मुझे तो ऐसे ही याद हो चुका है, तो ALTER का जो होमोफोन है वो अल्टर रहेगा। होमोफोन्स क्या होते हैं, जो मिलते जुलते वर्ड रहते हैं ना, बोलने में पंक्चुएशन बोलने में सेम रहेंगे बट लिखने में थोड़े से अलग रहेंगे, तो इसका जो है उसको कहते हैं होमोफोन्स, और ALTER का होमोफोन ALTER रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, यू कैन डैश हिम इवन नाउ, यू कैन यहाँ पे भी होमोफोन से पूछा गया है, तो देखिए CHEQUE चेक जो है बैंक का चेक रहता है, तो इसमें अभी कभी ऐड कर लीजिएगा, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनेगी। CHECK इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, की आप जो है उसको चेक कर सकते हैं अभी के अभी। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, फाइंड आउट फ्रॉम डैश व्हेन शी विल बी बैक, फाइंड आउट फ्रॉम शी तो आएगा नहीं, फाइंड आउट फ्रॉम हर्स भी नहीं आ सकता व्हेन शी विल बी बैक, क्योंकि फ्यूचर की बात की गई है, हरसेल्फ भी नहीं आएगा, फाइंड आउट फ्रॉम हर आएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि आप जो है तलाशी ले सकते हैं उसकी जब वो वापस से रिटर्न होगी। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, इफ यू कांट फाइंड योर बुक यू कैन बोरो मी, ऑब्वियसली यहाँ पे मी यूज नहीं किया जाएगा, माइन यूज किया जाएगा कि आप मेरी जो है बोरो कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसको आप ग्रामेटिकल बोल के भी जो है आप इसको ठीक कर चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन क्या आएगा। द थीफ वाज सेंट टू द प्रिजन, ऑब्वियसली यहाँ पे आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया है, तो द ही यूज किया जाएगा, प्रिजन के साथ जो है द यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे, दिस इज डैश कार आई बॉट येस्टरडे, तो कार के पीछे भी जो है द यूज किया जाता है, तो द जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दिस इज द कार आई बॉट येस्टरडे। क्वेश्चन 15 देखें, डैश आई कॉल द विटनेस, तो मे आई कॉल द विटनेस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो है मॉडल्स यूज किए गए हैं, तो मे जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा। और जिस तरह से आप क्लासेस में भी पूछते हैं मे आई कमिंग, या कहीं भी ऑफिस में जाते हैं तो पूछते हैं, तो इस तरह से जो है जब भी किसी से पूछा जाए तो उसके लिए जो है मे का यूज किया जाता है। उसी के साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, दे सेड वी कांट लाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो बहुत से कैंडिडेट को कल कंफ्यूजन थी कि सर यहाँ पे दे कन्वर्ट होना था, कुड कन्वर्ट होना था, कुछ कह रहे थे वुड कन्वर्ट होगा। देखिए जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो कुछ भी चेंज नहीं रहता, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम जो है नहीं जीवित रह सकते विदाउट ऑक्सीजन, यानी O2 के बिना हम जी नहीं सकते, तो इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, यस दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, दे सेड दैट वी कैन नॉट लाइव विदाउट ऑक्सीजन, ओनली दैट लगाइए और सेंटेंस को जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है जम्बल्ड सेंटेंसेस से क्वेश्चन पूछा गया था। प्लेइंग डे, देखिए जम्बल सेंटेंस क्या रहते हैं, आपको तोड़ तोड़ के वर्ड दिए जाते हैं आगे पीछे, तो उनको जो है आपको करेक्ट करके ग्रामेटिकली सेंटेंस बनाना होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था, देखिए सेंटेंस पढ़िए, बाकी ऊपर वाला छोड़िए, लेकिन हर एक वर्ड जो है वो यूज होना चाहिए सेंटेंस में। द क्रिकेट आर प्लेइंग दे इन द ग्राउंड, तो ऑब्वियसली नहीं सेंस बनेगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, यस यहाँ पे सेंस बन रही है। थर्ड पढ़ लेते हैं, दे आर इन द ग्राउंड प्लेइंग क्रिकेट, नहीं बनेगी। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड क्रिकेट, तो ऑब्वियसली ये भी सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके पैराग्राफ से कंपैरिजन से, आप इसको पैराग्राफ को पढ़कर भी जो है आंसर दे सकते हैं। फिलहाल सामने मेरे को एक क्वेश्चन देखी गया है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज विद्यासागर, तो विद्यासागर वाज अ जनरस एंड चैरिटेबल मैन। तो देखिए यहाँ पे ढूंढिए, जनरस इज द करेक्ट आंसर, चैरिटेबल भी दिया गया है, तो यानी ऑप्शन बी और सी जो था इसका करेक्ट आंसर था। और आगे देखिए, होम डिड ही यूज टू हेल्प, तो यहाँ पे आप जो है इस पैराग्राफ को पढ़ के जो है आप देख सकते हैं कि किसकी हेल्प करना चाहते थे वो। हालांकि यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ, इस बार पैराग्राफ छोटा सा था। तो यहाँ पे देखिए हेल्प जो है वो पुअर और नीडी पीपल की जाती थी, और इसका जो है करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा पुअर एंड नीडी पीपल, यानी सी ऑप्शन। उसी के साथ में यहाँ पे पूछा गया है, होम डिड ही सपोर्ट व्हेन ही ग्रू रिच, तो जब वो अमीर बने तो वो किसके सपोर्ट थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुअर विडोज एंड ऑर्फन्स यहाँ पे दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा पुअर पीपल एंड ऑर्फन्स, तो यानी कि ऑल ऑफ देम। तो विडोज भी यहाँ पे दे रखे थे ऑप्शन पे, तो ऑब्वियसली कि तीनों के तीनों जो है वो सही आंसर है। तो ऑप्शन बी डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए बहुत सी, जब इतना बड़ा पेपर आपके साथ डिस्कस करना होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जो स्किप हो जाती हैं, और कभी कभी मतलब नहीं पता चलता, और कई बार बोल देते हैं हम कुछ तो होता कुछ है, तो इस चीज को जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको मैं रिपीट सुनता नहीं हूँ, डायरेक्टली वीडियो डाल देता हूँ। तो कभी किसी क्वेश्चन पे गलती लग गई हो मेरी, तो उस चीज को जो है इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने बेसिस में भी चेक कर लीजिएगा, तो मुझे डायरेक्टली बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको इंप्रूव करूंगा नेक्स्ट टाइम से। बट जब भी 1 घंटा आपको लगातार बोलना हो तो बहुत ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि काफी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर आप बताइए आप कौन सी बुक जो है हमें प्रेफर करें। तो बुक देखिए मैं कोई भी प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी बुक पढ़कर एक जो है आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैंने खुद जो है बुक्स नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको बुक प्रेफर नहीं करूंगा। आप क्या करें, सिलेबस अपना डाउनलोड कर लें और प्रिंट करें, प्लीज डाउनलोड ना करें, फॉर्मेलिटी ना करें। प्रिंट करने के बाद जो है एक हाईलाइटर ले लें, हाईलाइटर से पर्टिकुलर टॉपिक को हाईलाइट करें, एक नोटबुक ले लें, बड़ा सा पैड ले लें, और सबसे पहले यूट्यूब गूगल में जो है इन 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 चीजों से जो है आप ढूंढें क्वेश्चंस, और उस पर्टिकुलर टॉपिक की, और उस पर प्रैक्टिस करें, और उनके नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बहुत ही मायने रहेंगे आपके लिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा 1 हफ्ते में आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर उस समय आपने सिर्फ नेट से पढ़ा होगा या यूट्यूब से देखा होगा और लिखा नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप सोच लीजिए, अगर 1 घंटे का लेक्चर होगा तो 1 घंटे का लेक्चर वापस सुनना पड़ेगा रिवाइज करने के लिए। तो खुद ही क्वेश्चन बनाइए और खुद ही अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, तो बहुत ही जल्दी जो है आपका टॉपिक भी खत्म होगा और आपकी इंप्रूवमेंट भी हो जाएगी लिखने में। तो फिलहाल इसीलिए मैं हर बार आपको बुक नहीं देता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर एक बुक पढ़ के कोई भी जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते और ना ही होता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।